हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 एसी हिंदी पढ़ा रहा था। और एसी हिंदी में आप सभी बच्चों को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जितने भी आप सभी बच्चों को पेपर 50 नंबर का सवाल होता है, 50 नंबर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो पेपर में इस साल पूछा जाएगा वो कंप्लीट करा रहा था। तो इसी क्रम में आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को समास बताने वाला हूँ। पहला सवाल जिसमें समास के बारे में जानेंगे, द्विगु समास, बहुब्री समास, ये दो समास के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर में अक्सर ये सवाल रिपीट होता है। तो इस सवाल को चलिए कंप्लीट करते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नहीं हुआ है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है। और आप सभी बच्चों को हमारा वीडियो कैसा लगता है ये कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बताते हैं समास क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समास को अगर समझना चाहें तो हमारे भारतीय भाषाएं हो गए, ठीक है, जिनमें अगर बात करें विशेषकर संस्कृत और हिंदी में समाज का सबसे अधिक महत्व है। ठीक है, क्योंकि समाज जो होता है वो कुछ नए शब्दों का बेसिकली अर्थ होता है। ठीक है, सजा समास मतलब होता है जब बहुत बड़ा वर्ड है उसको शॉर्ट में लिखना, वो कहलाता है समास कहलाता है। ठीक है, इसलिए जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नया शब्द बनाते हैं तो उस नए शब्द से मूल शब्दों का जो विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, यानी बेसिकली दो शब्दों को हमने जोड़ा, नया शब्द बनाया, वो हमारे पास समास कहलाया। अब पाणिनि ने समास की परिभाषा इस प्रकार दी है, सुपा सुपा समासा, मतलब अर्थात हमारे पास जब जब आप लिख सकते हैं, अर्थात जब सुप यानी विभक्ति प्रत्यय का लोप होकर दो या दो से अधिक पद मिलकर नए पद का निर्माण करते हैं उससे समास कहते हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो समास वह व्याकरणिक प्रक्रिया जिसके द्वारा लंबे वाक्यांश को हम संक्षिप्त करते हैं और सारगर्भित करके एक नया रूप देते हैं, उससे समास कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गंगा किनारे का जल गंगा जल, राजा का पुत्र राजपुत्र, सात ऋषि सप्तऋषि। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, समास भाषा को संक्षिप्त, प्रभावशाली और काव्यात्मक बनाने में क्या करता है, सहायक होता है। अगर हम बात करें इसी समास में, द्विगु समास में, तो याद रखिएगा जिस शब्द में या जिस समास में आपको संख्यावाचक शब्दों का इस्तेमाल मिलता है, ठीक है, जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ये सभी चीज़ क्या होता है, द्विगु समास में देखा जाता है। याद रखिएगा, यानी इसमें आप सही बच्चों को मोस्टली जो रहेगा संख्यावाचक चीज़ें वो आपको बताया हुआ रहेगा। ठीक है, इस प्रकार के शब्दों को हम लोग द्विगु समास कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण पे त्रिलोकी तीन लोकों वाला, चतुर्भुज चार भुजा वाला, द्वारका अनेक द्वारों वाली नगरी, सप्तऋषि सात ऋषियों का समूह, द्विपद दो पाँव वाला, चौराहा चार राहों वाला जो रास्ता होता है चौराहा कहते हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जहाँ भी अगर संख्या वाले शब्द रहेंगे वहाँ पर उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विगु समास कहा जाता है। ठीक है, बहुब्री समास में बात किया जाए तो जिस समास में बने हुए पद का अर्थ उसके किसी भी अंग में प्रत्यक्ष रूप में ना निकल के बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु या गुण को संकेत करता है, उसे बहुब्री समास कहते हैं। जैसे मैं समझाता हूँ, नीलकंठ, ठीक है, का अर्थ अगर आप समझोगे, इसका अर्थ होना चाहिए नीला गला, लेकिन ये तो नहीं है। लेकिन ये किसके बारे में बताता है, हमारे महादेव जी के बारे में बताता है। यानी आपने यहाँ पर डायरेक्टली अगर नहीं समझ पाया, लेकिन आपको तीसरा आदमी के बारे में पता चलता है कि हाँ ये उनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो यह बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, जो बहुब्री समास होता है। यानी आपको प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं चलता लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति को संकेत करता है। इस प्रकार के समास को हम लोग क्या कहते हैं, बहुब्री समास कहते हैं। जैसे दशानन, अब दशानन मतलब आपका दिमाग में आएगा कि भैया 10 सिर उसका, लेकिन किसके बारे में बताया जा रहा है, रावण के बारे में बताया जा रहा है। पीताम्बर, पीले वस्त्र पहनने वाला, यानी श्री कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है। चतुर्भुज, भगवान विष्णु के बारे में। धौलागिरी, श्वेत पर्वत के बारे में बताया जा रहा है, हिमालय के बारे में। मृगनयनी, हिरनी जैसे नैनो वाली कौन थी, नारी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। यानी शब्दों को डायरेक्ट नहीं बता के इनडायरेक्ट किसी के बारे में हिंट करना, ये कहलाता है हमारे पास बहुब्री समास कहलाता है। ठीक है, उदाहरण जैसे दिया हुआ है नीलकंठ, हमने बताया आपको। अब इसी समास का देखिए कुछ महत्व है। जैसे समास क्या करता है, भाषा को संक्षिप्त करता है, मतलब समाज से जो लंबे वाक्य रहते हैं वो छोटे हो जाते हैं। दूसरा, सौंदर्य वर्धन हो जाता है, मतलब काव्य और साहित्य में इसका अलंकारिक प्रभाव उत्पन्न होता है। सुबोधता होती है, विचारों को हम लोग सरल तरीके से और स्पष्ट तरीके से व्यक्त करते हैं। वहीं पर कवि, लेखक एवं वक्ता क्या करता है, समाज का प्रयोग करके भाषा को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये पहला सवाल था आपसी बच्चों, समाज किससे कहा जाता है और द्विगु और जो बहुब्री समास है इसके बीच में अंतर भी हमने समझ लिया कि क्या होता है हमारे पास। ठीक है, अब एक कथन आपके पेपर में आएगा कि करत करत अभ्यास की जड़मती हो सुजान, ठीक है, रस्सी आवत जात पे शिल्प पर परत निशान, ये आपने पढ़ा भी होगा। इस कथन को आपको पल्लवित करने बोला गया है। तो सबसे पहले आइए पल्लवित करते हैं, तो इसकी भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन देते हैं। मानव जीवन में परिश्रम और अभ्यास का कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई भी कार्य कितना ही कठिन क्यों ना हो, लेकिन यदि मनुष्य अपने जीवन में धैर्यपूर्वक यानी पेशेंस और निरंतर अभ्यास करता रहे तो कोई भी कार्य असंभव से संभव हो सकता है।
इसी सत्य को संत कबीरदास जी ने अपने दोहों के बड़े सरल शब्दों में कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। ठीक है, यह दोहा में सिखाता है कि अभ्यास और निरंतरता यही क्या होती है, जीवन में सफलता की कुंजी होती है। अब कथन का आशय अगर बात करें तो कबीरदास जी का आशय यह है कि बार बार अभ्यास करने से कोई भी चीज, मूर्ख और जो जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी होता है वो विद्वान, ज्ञानी और कुशल बन सकता है। जिस प्रकार कुएं से पानी भरने के लिए रस्सी को बार बार क्या करना पड़ता है, कठोर पत्थर पर निशान जैसे छोड़ देता है, उसी प्रकार अभ्यास करने से असंभव लगने वाला कोई भी कार्य वो भी आपको सहज रूप से क्या होता है, संपन्न हो जाता है। ये इस कथन का क्या है, हमारे पास आशय बताया गया। ठीक है, अब इस अभ्यास के महत्व को भी कुछ बताया गया। ठीक है, जैसे कठिन से कठिन कार्य क्या होता है, सरल हो सकता है। जब हम कोई नया कार्य आरंभ करते हैं तो कठिन पहले प्रतीत होता है, लेकिन अगर आप रोज रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो वही कार्य आपको सहज और सरल लगने लगता है। धैर्य और निरंतरता का परिचय। अभ्यास का फल तभी मिलता है जब कोई भी मनुष्य धैर्य से, निरंतरता से बनाए रहता है। जब एक दो बार प्रयास करने से सफलता नहीं मिलती, जैसे किसान माली को फसल उगाने महीनों तो खेत की देखभाली करनी पड़ती है, तब जाके उसे वो फसल प्राप्त होती है। आत्मविश्वास की वृद्धि होती है हमारे पास से। अभ्यास से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। जितना अधिक अभ्यास किया जाता है उतना ही व्यक्ति निपुण बनता है। यही आत्मविश्वास उसे जीवन क्या करता है, जीवन के जितने भी अन्य क्षेत्र है वहां उसे सहायक बनाता है। ठीक है, आपके व्यक्तित्व का विकास होता है हमारे पास से। अभ्यास न केवल किसी विशेष कार्य में आपको दक्षता प्रदान करता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है, बल्कि ये व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का क्या करता है, निर्माण करता है। मेहनती और अभ्यासी व्यक्ति समाज में क्या करता है, सम्मान बेसिकली पाता है हमारे पास। अब इसके देखिए कुछ प्रेरणादायी और इतिहासकारी उदाहरण है। जैसे जो थॉमस अल्वा एडिसन है, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उन्होंने कितने हजारों पर प्रयोग किया था, लेकिन वो असफलता से पीछे तो नहीं हटे। उन्होंने प्रयास जारी रखा और अंततः उन्हें सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने सबसे पहले जो बल्ब है उन्होंने का आविष्कार कर दिखाया। तानसेन, आपने नाम सुना होगा, संगीत के महान ज्ञाता थे, क्योंकि उन्होंने कई वर्षों तक साधना की और अभ्यास किया, उसके बाद जाके। खिलाड़ी, चाहे क्रिकेटर हो, हॉकी हो या एथलेटिक्स हो, रोज अभ्यास कर, रोज प्रैक्टिस, तभी वो इतना अच्छा अपना देश के, हमारे देश का नाम रोशन कर पाते हैं। विद्यार्थी जीवन में जो नियमित रूप से अध्ययन करते हैं वही परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ मोटिवेशनल लाइन्स हो गई। व्यवहारिक जीवन में अगर शिक्षा बात करें तो इस प्रकार से मिलती है कि असफलताओं से हमें घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे निरंतर अभ्यास बड़े परिणाम लाते हैं। अभ्यास ही वो साधन है जिससे अज्ञान से ज्ञान, कमजोरी शक्ति और सफलताओं से सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। तो सभी संत कबीरदास जी यह कथन उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। जीवन में सफलता का याद रखिए, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए, हो सकता है जैसे अगर आज के ज़माने में अगर आपको भी क्विक सक्सेस चाहिए तो आप हो सकता है अपने अंग प्रदर्शन करके, जैसे सोशल मीडिया पे चलता है, उससे आप व्यूज़ लाइक पा सकते हो। लेकिन वही चीज़ें हमारे कल्चर को, हमारी सभ्यता, हमारा जो धर्म है उसको बर्बाद करने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं शॉर्टकट से सक्सेस मिलेगा, लेकिन फिर आप उन्हीं क्षणों में जाओगे। याद रखिएगा, आप जहाँ पे जिस चीज़ को छोड़े थे उसी चीज़ पे वहाँ रिटर्न आपको आना पड़ेगा। इसीलिए आप सही चीज़ें करिए, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, वही आपका सक्सेस का बेसिकली। क्योंकि शॉर्टकट सक्सेस में मिलता है तो शॉर्टकट टाइम तक भी चलता है, शॉर्ट टाइम तक, लॉन्ग टाइम लगेगा, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहने वाला। ये मेरा फंडा है। ठीक है, बाकी आपको जैसा लगता है बता सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। अगला हमारे पास है, संप्रेषण पढ़ा हुआ था लेकिन इसके शैलीगत नियम को पूछा गया था पेपर में कि संप्रेषण क्या होता है, इसकी परिभाषा दीजिए तथा इसके शैलीगत नियम को विस्तार से बताइए। तो संप्रेषण तो हम लोग को पहले ही पढ़ाया हुआ था कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं, अनुभव, फीलिंग्स, इन सभी को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे व्यक्ति इसे क्या करता है, ग्रहण करता है। अतः संप्रेषण दो पक्षों के बीच क्या होता है, अपने सूचना, विचार या भावनाओं का आदान प्रदान करने का मार्ग होता है। यह लिख के भी हो सकता है, बोल के भी हो सकता है, इशारों से भी हो सकता है। जो भी टेक्निकल डिवाइसेस उनके थ्रू भी इसे हम लोग बेसिकली सफल बनाने का कार्य करते हैं। ये संप्रेषण कहलाता है। इस संप्रेषण का शैलीगत नियम जो है ये बताते हैं। अगर आपको संप्रेषण को प्रभावी और सफल बनाना है तो इसके कुछ नियमों का आपको पालन करना आवश्यक है। ये कुछ नियम इस प्रकार से, पहला, संक्षेपण में, संप्रेषण में स्पष्टता होनी चाहिए, यानी क्लैरिटी होना चाहिए। अगर मान लीजिए जो संदेश है, मतलब आपने जो मैसेज भेजा वो स्पष्ट और सीधा होना चाहिए। अगर आप इसे कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखोगे, कठिन शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो जो पढ़ने वाले रीडर्स है उनका ध्यान भटक जाता है। जैसे मुझे कल रिपोर्ट देनी है, मान लीजिए, कहना अधिक स्पष्ट है, लेकिन अगर आप इसे बोले रिपोर्ट समय से पहले तैयार कर लीजिएगा, ये देखिए थोड़ा सा आपको डिटेल, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन सीधा बोलिएगा मुझे कल रिपोर्ट देनी, ईजिली पड़ेगा आपको। तो इसलिए ये क्लियरिटी होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए।
दूसरा संक्षिप्तता होनी चाहिए, मतलब अगर आप लंबा संप्रेषण करिएगा, मैंने जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे नेता लंबे समय तक बोलते हैं, भाषण देते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। आप बस 10 मिनट खत्म करके चले जाओ, जो जो मेन टॉपिक से बोल के चले जाओ, लोग ज़्यादा इंटरेस्ट, यानी आपको भी जो संदेश देना है वो छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, ताकि लोग उसमें इंटरेस्ट दिखा सकें। तीसरा शुद्धता होना चाहिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, जैसे आप कोई भी संप्रेषण में शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, तथ्य इफेक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, डेटा को इस्तेमाल कर रहे हो, आंकड़ा जो भी आपके पास है उसमें वो सही होना चाहिए। अगर गलत आंकड़ा या गलत भाषा का इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों का विश्वास क्या करते हो, तोड़ते हो। ठीक है, याद रखिएगा। अगला होना चाहिए शिष्टता, मतलब संप्रेषण में विनम्रता होनी चाहिए और शिष्टाचार का होना आवश्यक है। ठीक है, जिसमें आप कठोर शब्द, अपमानजनक जो भी वाक्य है या अभिष्ट जो अशिष्ट भाषा संप्रेषण को वो असफल बनाने का कार्य करती है। फिर है उपयुक्तता, मतलब इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल है। बेसिकली संप्रेषण का तरीका बेसिकली परिस्थिति और श्रोता के अनुसार होना चाहिए। संप्रेषण का जो तरीका हो सकता है वो परिस्थिति श्रोता के हिसाब से और पैसे के साथ होना चाहिए। बच्चों से बात करने के लिए आपको अलग तरीके से बात करना चाहिए, विद्वानों से बात करने की अलग आपकी भाषा शैली होनी चाहिए। तो सभी चीज़ें पर डिपेंड करता है। छठा पॉइंट है तार्किकता, मतलब देखिए संदेश क्या होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए और एक क्रमबद्ध होना चाहिए, एक सीरियल में होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं का बात कहीं उठा दो, ऐसा नहीं चलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है प्रेरकता, मतलब मोटिवेशन। देखिए संप्रेषण केवल जानकारी देना ही नहीं होता, यह सामने वाले व्यक्ति को बेसिकली प्रेरित भी करता है, मोटिवेट भी करता है और प्रभावित करना भी है वो करता है। प्रभावी संप्रेषण क्या करता है, व्यक्ति के भीतर एक उत्साह पैदा करता है और ऊर्जा का यहाँ पर ऊर्जा जाने कार्य करता है। फिर पुनरावृत्ति से बचाव। ठीक है, संप्रेषण में बार बार एक ही बात को जब बेसिक दोहराता है तो श्रोता क्या उबज जाता है, इसलिए भाषा में क्या होना चाहिए, विविधता होनी चाहिए और नवीन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर होना चाहिए भावनात्मक संतुलन। देखिए संप्रेषण में भावनाएं आवश्यक होनी चाहिए, कम्युनिकेशन में आपके फीलिंग्स होने चाहिए, वरना ये फिर बेकार, क्योंकि ये लोग आपसे जुड़ नहीं पाएंगे। जब लोग जुड़ेंगे तो लोग क्रोधित हो सकते हैं, व्यंग हो सकते हैं, कटुता, इन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। 10वां आधुनिक चीज़ों का, आधुनिक जो साधन है उनका उपयोग करना चाहिए। वर्तमान समय में हम देखते हैं ईमेल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जिनमें व्हाट्सएप है, टेलीफोन है, बहुत सारी चीज़ें, वीडियो कॉल जैसे तकनीकों का हम इस्तेमाल करें संप्रेषण में। इसका उपयोग करने से समय और भी बचेगा, क्या शब्दों में स्पष्टता होगी और शिष्टता का पालन हम लोग कर सकते हैं। इसलिए संप्रेषण जो है हमारे मानव जीवन का एक अभिन्न अंग होता है। यह केवल विचारों का आदान प्रदान ही नहीं करता, बल्कि हमारे समाज में एक परस्पर सहयोग बढ़ाता है, समझ को बढ़ाने का एक साधन होता है। प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक ये है कि संप्रेषण जो होना चाहिए, ठीक है, संप्रेषण का जो संदेश होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए, शिष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए, प्रेरक होना चाहिए। इसलिए शैलीगत नियम को पालन करके आपको संप्रेषण को सफल, सार्थक और प्रभावशाली हम लोग बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आपको आज के इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट करा दिए। आपसे बच्चे अगर हमारे एएससी हिंदी के अगर प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखे तो जल्द से जल्द जाइए देखिए और कंप्लीट करिए अपने सिलेबस को। बाकी आपसे बच्चों पेपर जितना भी सवाल आएगा वो सारा का सारा इससे कंप्लीट हो जाएगा, देखिएगा। तो अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना विचार भी बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।